बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल साहब। देखिए, आज का जो सबसे अहम मौजू है वो तो ये है कि वफाकी वज़ीर पैदावार सनत हमाद अज़हर ने जो बजट पेश किया है 2020 और 2021 का जो बजट है वो 7400 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट है, जो करीब करीब इसी की तादाद का है। इसमें से 3400 अरब रुपए का खसारा है और 7600 अरब रुपए पर मुश्तमिल आइंदा माली साल में का ये वफाकी बजट है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खुसूसी इजलास में इसकी मंजूरी दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शर्त पूरी करने के लिए, करेंसी स्मगलिंग और दहशतगर्दी की माली मांग रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म इंडेक्स मैनेजमेंट सिस्टम का कायम करने का फ़ैसला किया गया है, जो ठीक है, हम इसको अप्रूव करते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब इस सूरत हाल में देखा जाए तो हम इस पर तफसील से बहस करेंगे, क्योंकि इस पर हम इस वक्त अभी हम इस पोजीशन में नहीं है। माहिरीन के साथ भी इसको हम पेश करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 2019 और 2020 में हुकूमत ने 1.15 ट्रिलियन रुपए की टैक्स की छूट दी है अमीरों को। जो उमरा हैं पाकिस्तान के, जो अमीर लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो कमाते हैं, जो हमारे लूटते हैं, जो डाका डालते हैं, जो बेसिकली एंटी पाकिस्तान है, हम उसको अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं आज पहली मरतबा, कि जो लोग भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं वो दरअसल में पाकिस्तान दुश्मन है। और वो पाकिस्तान दुश्मन ने को पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने इन दौलतमंदों को आलमी माहदे के तहत टैक्सों में 1.1 ट्रिलियन डॉलर की रियायती या छूट दी है, जो गद्दारी के मुतरादिफ है। ये बात नोट की जाए, और ये किसी न किसी वक्त में कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई इंसान इस पर मुकदमा ये दायर करे कि ये छूट क्यों दी गई, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। पाकिस्तानी इकनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि 2019-2020 के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने टैक्स छूट देने का गुज़िश्ता माली साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजमूई तौर पर पीटीआई हुकूमत ने अपने 2 साल में 2.12 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स रियायतें दी। ये रकम सी पैक के तहत 2 ML1 प्रोजेक्ट की तामीर के लिए काफ़ी है। एक ML1 प्रोजेक्ट की लागत 1.1 ट्रिलियन रुपए है। इस इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी और रियायतों की मद में इसके बकौल टैक्स अखराजात का तखमीना 1.15 ट्रिलियन रुपए लगाया है। अब मैं यहाँ पर एक नया आज से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गद्दारी का, कि जो लोग पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान की मईशत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान को जिन्होंने दीमक लगाया हुआ है, वो गद्दार हैं इस मुल्क के। मैं ये अदलिया से भी कह रहा हूँ, मैं अपनी फ़ौज से भी कह रहा हूँ, मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी कह रहा हूँ कि ये बात अगर है तो इसको पकड़ लिया जाए। बस यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर फैसला होता है कि पाकिस्तान की मईशत कैसे संभलेगी। पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत है कि आप इनको छूट देते हैं, इन गद्दारों को, जो कि आपके पैसा लेके खा जाते हैं, या साबित करो कि ये गद्दार नहीं है तो, या पैसे नहीं बचाते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो फिर इनका एहतसाब इस वक्त इनका काबिल गर्दन नहीं है, इनकी गर्दन काट देनी चाहिए। इस लिहाज से कि पाकिस्तान को जिस अंदाज से लूटा जा रहा है उसको अब बस रुक जाना चाहिए। खुदा का खौफ करें। ये अल्लाह का वास्ता ये है कि अब कब तक हम ये लूटते रहेंगे इन लोगों के साथ में जो एंटी पाकिस्तानी हैं। जी जैन साहब, आप चलें। फिलहाल तो पेट्रोल वाले लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ, तो उस पर भी देखिए, कोई हुकूमत का रेट नहीं है पाकिस्तान में। देखिए ना, अब आप कराची में देख लीजिए, सिवाय PSO के बाकी सारी कंपनियां धोखा दे रही हैं। जी, तो अब जो है अटक कंपनी पर कोई कुछ कदगन लगाई गई है, कुछ और कंपनियों पर लगाई हुई है। भाई क्यों नहीं करते आप इनके ऊपर, जो ये माल बना रहे हैं हमारे से। उमर अयूब साहब किस मर्ज की दवा है, अगर नहीं होता है काम भाई इस्तीफा। आप उमर अयूब की बहस नहीं है, हम उमर अयूब को नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते हैं। हम उमर अयूब को बनाने वाला इमरान खान है। हम इसको पकड़ो ना जी। जो आदमी असल है वो वज़ीर-ए-आज़म है। जो आदमी पॉइंट आपका कॉन्टेक्ट है, वो आदमी को हम उमर अयूब लगे हुए हैं। कितने उमर अयूब चले गए हैं, कितने अयूब का उसका दादा तक चला गया। हम तो उस ज़माने के लोग जब उसके दादा के खिलाफ तहरीक चलाते थे। तो अब उमर अयूब की हैसियत क्या है? जो हम तो इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, कि इसको पकड़ो ना जी। असल काम तो, असल आदमी तो जिम्मेदार जो है इस काम का, जो है जो पाकिस्तान की दुश्मनी पे आमादा है,
जो पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त मुश्किलात में डाल रहा है वो आदमी इमरान खान है। वो जिस आदमी ने घरों में फाके कर दिए हैं, जिस आदमी ने इनको उमरा को जिनके कंधों पे बैठ के आया, जिनके जहाज़ इसने इस्तेमाल किए, उनको भगा दिया है और ख़ुद जो है वो अब इनको इतने टैक्स की छूट दिए, इतने पैसे बना रहे हैं। यार ये तो गद्दारी है, तो कैसे हो सकता है? आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? हम फौज से कह रहे हैं, हम ISI से कह रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और कितना बर्दाश्त करेंगे ये भी वहाँ कोई लिमिट होनी चाहिए भाई जी। अच्छा, इस पे तो हम आएंगे, इस मौजू पे आएंगे। अच्छा, लेकिन एक वो जो निजकारी वाला मामला है ना, तो जब आरिफ अलवी साहब सदर नहीं बने थे, हाँ, तो वो क्या फरमाते थे स्टील मिल के बारे में? यार देखो ये सारे आपने इमरान खान की वीडियो चलाई, असद उमर साहब, असद उमर की चलाई, अब आप सदर साहब की भी चला के दिखाते। अब वो ये सारे लोग जितने भी आइडियलिस्ट हैं, इन्हें दुनिया का कुछ पता है नहीं, और अभी सदर बन के बैठ गए हैं, कोई आदमी वज़ीर आज़म बन के बैठ गया है, कोई आदमी मंसूब, इन्हें कब पता नहीं है, सब बाहर के पड़े हुए लोग हैं, ये ज़मीन के आदमी नहीं है। उनका एक वीडियो क्लिप दिखाते, दिखाइए क्या फरमाते थे वो। कि अगर ये स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन का काम नहीं रोका गया तो रेलवे भी ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करेंगे सारे 24 घंटे के लिए, और गवर्नर हाउस पर जाएंगे, क्योंकि वफाक का नुमाइंदा यहाँ पर गवर्नर है, उसको चाहिए कि निजकारी रोके। गरीबों का पेट नहीं कटने देंगे और गरीबों को भूखा नहीं रहने देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अपने मजदूरों से कहा है कि 4 महीने इंतजार करो, 4 महीने ये निजकारी का अमल रोक दें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादा करती है पाकिस्तान स्टील मिल चला कर दिखाएगी। अब अवाम किससे उम्मीद लगाए? किसी से उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि ये लोग सब नाअहल लोग हैं। आपको ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फॉर गॉड से एक इमरजेंसी लगाओ। इस वक्त जो है मैंने ज़रूरत इस बात की है कि आपको इमरजेंसी जो जिसको कहा जाए माशी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, और उसके तहत में सारी चीज़ें कर देनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं, या फिर आप नहीं करना चाहते तो फिर ये गलत बात है। आप IMF से डरे हुए हैं, आप अमेरिका से डरे हुए हैं, तो अल्लाह से डरो ना भाई। सबसे आसान सबसे बात यह है कि जब भी कभी अल्लाह के निज़ाम में आ जाओगे सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। तुम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है वो आदमी सारे खुदाओं को रद्द कर देता है। तो आप अपने अमेरिका को क्यों खुदा बनाया हुआ है? IMF को क्यों खुदा बनाया हुआ है आपने? तो आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हो, जो सारे खुदाओं को रद्द करता है। कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, बस कोई अल्लाह ने कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके नबी हैं, उनके रसूल हैं। बिल्कुल, बस ये आपका कलमा है। इसके बाद तो फिर आपका जहन में कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो आपका रिश्ता अल्लाह का रिश्ता हो गया। और जब दुनिया का खौफ होगा तो फिर आपकी खौफ होगा तो फिर ये सारी बातें आएंगी, मसले आएंगे। आ जाए मिर्ज़ा साहब, ये चीन और भारत का जो मामला है, चीन बैन पे आ जाइए साहब। इसमें हमारे पास शाहिद अमीन साहब हैं जी, कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी ले लेंगे। देखिए, चीन और भारत के दरमियान में जो लद्दाख का मामला था, इस भारत ने अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की है। जहाँ पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था कि हम CPEC को नहीं बनने देंगे, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की शय पर उसने ये बहुत बड़ी सड़क बनाई थी। और ये जो दौलत बेग का अड्डा था, यहाँ पर भी यहाँ मुग़लों के जो है ट्रेसेस मौजूद हैं जी। दौलत बेग का जो अड्डा था, इसको अड्डे को इन्होंने दौलत बेग का जो स्ट्रिप थी है, इसको अड्डा बनाया, फ़ौजी अड्डा बनाया। और यहाँ से कोई 4 किलोमीटर के फासले पर हमारी CPEC का रोड गुजरता है, एक रोड गुजरता है जी जी। तो उस रोड पर ये, और इसके बाद इससे कोई 30 किलोमीटर के फासले पर तिब्बत और सिंकियांग हाईवे गुजरती है, सिंकियांग तिब्बत हाईवे गुजरती है। दोनों को ये निशाना बनाना चाहता था इस दौलत बेग हवाई अड्डे से। एक बहुत तवील सड़क बनाई है जिससे कि वो ट्रैफिक जा सकती है, इनकी फ़ौजी ट्रक आ सकते हैं जो। तो चाइना को जब ये मालूम हुआ कि ये हो रहा है, तो फिर इन्होंने एकदम से वहाँ पर हमला किया। और पूरी इनकी जो 4086 है, जो हमने उस वक्त फिगर दिया था, वो फिगर सही है कि जो सरहद थी उस पूरे सरहद को उसने गर्म कर दिया। देखिए, अब जब इसमें 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का तो इन्होंने पहले कब्ज़ा कर लिया था, 9 मई को कर लिया था जी। फिर मज़ीद ये लोग आगे बढ़े हैं, 24,000 के करीब इन्होंने और पड़ा किया, तो कुल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा इन्होंने सिर्फ लद्दाख के एरिए में किया है।
अब इसके बाद में 2 किलोमीटर ये लोग पीछे हटे हैं, 2 किलोमीटर इंडिया पीछे हटा है। मीनिंग देयर बाय कि इंडिया जो है अपनी जगह से जो उसने जो भी जगह थी उसकी उससे भी 2 किलोमीटर पीछे हट गया जी। तो इस तरह से उन्होंने ये एक उनको कहा है, और ये बात उनको जो आप टिपिकल उर्दू मैंने सिंधी ज़बान में कहे तड़ी दी है जी चाइना ने उसको कि अगर इस मामले में आप और हमारे दरमियान में अगर कोई बीच में आया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत शाहिद अमीन साहब टेलीफोन। जी शाहिद अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिरादर मोहतरम, अब ये हम बहस कर रहे हैं चीन का और भारत का जो लद्दाख का जो मामला है, और फिर जो अरुणाचल पे उनका दावा है, फिर जो नेपाल तक हुआ है। तो हमारा ये हमने जो अभी तक गुफ्तगू की है उसमें पता नहीं आप सुन पाए या नहीं, हमने ये कहा है कि ये 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की जो सरहद है पूरे इलाके को उसको ने अपने फ़ौज की मौजूदगी को मैं अब क्योंकि बहुतात हो गया हूँ, वरना अगर मैं वैसा होता तो कहता गर्म कर दिया है, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी में मोहतात हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि उस पूरी 4000 किलोमीटर सरहद पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया है। चीन ने अपने फ़ौजों की वहाँ पर मौजूद कर दिया है, यहाँ से लेकर और नेपाल के तक जितना भी इनका एरिया है उसमें फ़ौजें इनकी मौजूद हैं, और कुछ इलाकों के अंदर ये इंडिया के अंदर घुसी हैं, कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने मोर्चे बनाए हैं। इस पर हम आपका तबसरा चाहते हैं। जी देखिए, असल में ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, जैसे आपने जिक्र किया तो लंबा है, लेकिन साथ ही में जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे अंदाजा होता है कि पिछले 100-150 साल से पहले ब्रिटिश ज़माने से यहाँ पे मुख्तलिफ दौरों में लाइन खींचने की कोशिश की गई कि बॉर्डर क्या है, और उसमें खुद अंग्रेजी जो बरतानवी हुकूमत थी उसने एक कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं ली। कभी लाइन आगे की तरफ यानी जिसमें ज़्यादा हिस्सा चाइना से ले लिया गया, बाद में कुछ कम लिया गया, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की लाइनें बनती रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उसके कुछ दिनों बाद से ही इंडिया चाइना में इस सिलसिले में बड़े शदीद इख्तिलाफात हैं कि सवाल यह है कि असली बॉर्डर किधर है। लेकिन पिछले दिनों जो फौरी तौर पर जो जिसका जिक्र करना चाहिए, लद्दाख में ऐसा नजर आता है कि चाइना ने एक ज़्यादा एग्रेसिव अगर लफ्ज इस्तेमाल करें तो शायद ठीक नहीं होगा, या लेकिन ये कि अपना मसल दिखाने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके नतीजे के तौर पे बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि इंडिया को एक उनकी पसपाई हुई है, और ख़ुद उनके जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं सभी मुत्तफ़िक़ा तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक उनकी बड़ी सुक्की हुई है। काफ़ी बड़े इलाके पे जिसपे पहले चाइना ने कम से कम अपना कब्जा नहीं किया था, वो उस पर कब्जा हो गया है, और हिंदुस्तान जो है मुज़ाहिर इस पोजीशन में नहीं है कि चाइना को पुश बैक करे। तो ये एक बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है। अब सही है कि हाई लेवल उनके कॉन्टेक्ट हुए हैं, जनरल की मुलाकात हुई है, और फॉर द टाइम भी पीछे भी हटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पीछे हटने के बावजूद इंडिया जो है उसने काफ़ी बड़े इलाके पे जिसपे जो पहले उसके कब्जे में था वो उनके कब्जे में नहीं रहा। तो बिल्कुल क्लियरली एक फौजी तौर पे एक बड़ा सेटबैक है, एक कौमी अदा के लिहाज से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान की एक लिहाज से बेइज्जती हुई है, और ऐसा नजर आता है कि हिंदुस्तान बिल्कुल बेबस है, कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत तकलीफदेह है। साथ ही में ये कहना चाहिए कि ऐसे वाक़यात माजी में होते रहे हैं। बहुत बड़ा एक तनाव तो 1962 में हुआ था जबकि खाती जंग हो गई थी। तो ये समझना कि कोई नई जंग शुरू होने वाली है या कि ऐसी इस बात बिल्कुल पहले कभी हुई नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कहेंगे कि इंडिया को इसके लिए कि बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है, और ऐसा नजर आता है कि हिंदुस्तान इज ऑन ए वीक विकेट। अब दूसरी चीज ये है कि इसका पाकिस्तान के
पाकिस्तान पे क्या असर पड़ता है या इसकी पाकिस्तान से क्या ताल्लुक बनता है। मेरी अपनी राय ये है कि ये चाइना ने जो कुछ किया है उसमें यकीनन एक पहलू तो ये भी है कि वो बॉर्डर के बारे में मुख्तलिफ क्लेम है, लेकिन इसमें इसकी टाइमिंग से मुझे अंदाजा होता है कि ऐसा नजर आता है कि इंडिया को एक क्लियर मैसेज चाइना की तरफ से जा रहा है कि आप ये जो पाकिस्तानी इलाका है जो कश्मीर का है, जिसमें अपना ये जो है बल्तिस्तान का इलाका है, इसके बारे में जो आप दावे करते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप सीपेक को जो उस इलाके से गुजर रही है सड़क उसको थ्रेटन कर रहे हैं, आप ऐसा करने से बाज रहे हैं। क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक उनकी कौमी मफाद है उनका एक बहुत ज़बरदस्त है कि ये जो सीपेक का रास्ता जो है इस पे मुस्तकिल कामयाबी से मामला आगे जाए, रुके ना। और चाइना हिंदुस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ एक किस्म के दावे किए जाते हैं या एक किस्म के चाइना को डराने की कोशिश की जाती है, ये मौजूदा एक्शन जो उन्होंने लद्दाख में लिया है, ये हिंदुस्तान के मुंह पे उनका चांटा है कि तुम ऐसी बातें मत करो और उस तरफ मत देखो, सीपेक की तरफ मत देखो, हमारा जो रास्ता है वहां पे उसको थ्रेटन मत करो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए तकवीत का बाइस। अच्छा जी, अब शाहिद अमीर साहब, मुझे अब आपसे बहुत अहम बात करनी है, क्योंकि आप बहुत सीनियर सफ़ीर हैं और मैं आपका बड़ा मद्दा हूँ, और इस हवाले से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो मैं ये देखता हूँ कि दुनिया के अंदर जो गेम प्लान होता है, ग्रेट गेम जो होता है, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे सेटबैक किसी ऐसी कंट्री को जिससे कभी काम लेना हो अमेरिका को, उसको ऐसे सेटबैक से गुजारते हैं वो लोग, और फिर इसके बाद में फिर वो ज़रा दम लेकर फिर वो उसकी सिचुएशन को बेहतर करते हैं। नेफ़ा के मामले में जब हुआ था 1962 में, तो नेफ़ा के मामले में तो उस वक्त ये लोग सारे के सारे तमाम वेस्ट उनकी हिमायत पर फौरी तौर पर आ गया था, लेकिन इस दफ़ा नहीं आया। इस दफ़ा सिर्फ उन्होंने ये किया है, दो काम किए हैं। एक काम ये किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक मुआहदा करा दिया है कि उनके जो है जो बहरी अड्डे हैं इंडिया के और जो ऑस्ट्रेलिया के बहरी अड्डे हैं, वो एक दूसरे के बहरी अड्डे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक साइन करा लिया, ये जो स्काइप पर या जो भी तरीका है उन्होंने अख्तियार किया, तो उस पर वो साइन हो गए हैं एग्रीमेंट के। अमेरिका ने एक मैसेज दिया है कि ये क्वाड बनना चाह रहा था, वो हमने बना लिया। दूसरा उन्होंने ये किया है कि USS रसल जो था, जो उनका सबसे बड़ा जो तैयारा है, वो ताइवान के इलाके से उन्होंने गुजारा है आज से 3 रोज़ पहले। तो उसमें से ये मैसेज दिया है कि हम इधर मौजूद हैं और आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, चाइना ने उनको ये दिया है इंडिया को कि अगर आपने इसमें अमेरिका को इसमें मदाखलत करने की इजाज़त दी, तो फिर हम हम और इससे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा दावा पूरा ऐसा अक्साई चीन पर है, जो कि कोई 90,000 किलोमीटर बनता है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस ग्रेट गेम का जो ये आखिरी माने क्या निकलेगा, हासिल निकलेगा कि ये किस वक्त जो है ये टल लेगा। जी देखिए, 1962 के हालात और मौजूदा हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, स्केल बिल्कुल मुख्तलिफ है। 1962 में तो बाकायदा जंग हुई थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में कैजुअल्टीज हुई थी। मेरे ख्याल में कई हज़ार इंडियन सिपाही पकड़े गए थे, प्रिजनर वॉर हुए थे। तो उस वक्त अमेरिका को और बरतानिया का ये गालिब सोच थी कि अब से पहले हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती रही थी, मौका मिल गया है कि हिंदुस्तान को कम्युनिस्टों के खिलाफ किया जाए और उसकी पूरी मदद करके एक लिहाज से हिंदुस्तान को अपना एक शरीक मुल्क बनाया जाए। तो स्केल बहुत बड़ा था या नहीं। इस वक्त तो कोई मेरे ख्याल में एक आदमी, एक भी कई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कुछ शायद जख्मी शायद लोग हो गए हो,
तो इसमें वो हालात नहीं है। और ना ही मैं समझता हूँ कि अमेरिका की इस पोजीशन में है कि उस फिल्म का मिलिट्री रिस्पांस करे जो 1962 में कैनेडी ने किया था, कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ असला जो था हर किस्म का फौरी तौर पे भेजा था और खुले बंदों भेजा था। तो फिर ये कोरोना वायरस है और भी मसाइल है, खुद ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जो है वो खतरे में है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से वो उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया है और मेरे ख्याल में अगले कुछ दिनों में भी नहीं आने वाला। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की बिल्कुल हिंदुस्तान की तरफ हमदर्दी है और इन लार्जर सेंस अगर कोई मामला बहुत बिगड़ता है तो ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका भी इस सिलसिले में मुलव्वस हो जाए। फौरी तौर पे मुझे इसके इम्कान नजर नहीं आते। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन आपने जो बताया कि क्योंकि ये जो दौलत बेग का हवाई अड्डा था जो एक्चुअली स्ट्रिप थी, एक हवाई स्ट्रिप थी, अब इन्होंने अड्डा बना लिया था, वहाँ पर फिर सड़क भी बना ली थी। इस सड़क की, इस हवाई अड्डे की जो मार्ग थी, एक तरफ तो सीपैक पे थी और दूसरी जो थी सिंकियांग तिब्बत हाईवे पे थी, जो यहाँ से कोई ऑलमोस्ट कोई 30 किलोमीटर के फासले, 30 या 35 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि झील से और जो ये दरिया है इसके वादी से कोई 10 किलोमीटर आगे है। तो वो दो जगह से वो स्ट्रेटेजिक इसको बाहर देना चाहता था चाइना को, तो इस वजह से इनकी मूवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा इन्होंने इस वक्त जाराना रवैया अख्तियार किया है। चाहे चीन ने अपने 1962 के बाद में पहली दफ़ा मसल दिखाए। जी यकीन मैं समझता हूँ कि चाइना जो है इस वक्त बिल्कुल ही हिंदुस्तान को नीचा करने की मुंह में नजर आता है और एक लिहाज से इंडिया को ऑन द रॉन्ग फुट उन्होंने कर भी दिया है। हिंदुस्तान में यकीनन बड़ी बहस हो रही है कि उनको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली एक तो जाहिर है जवाब ये हो सकता है कि वो भी फौजी तौर पे कोई सख्त रवैया अख्तियार करें, लेकिन अब तक जितने भी आसार हैं कि हिंदुस्तान में इस कम की नीयत नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग फौजी रिस्पॉन्स दिया जाए। वो ज्यादा इस फिक्र में है कि मुज़ाकरात के जरिए से जो भी तरीके हैं मामले को डिफ्यूज किया जाए। हो सकता है एट द हाईएस्ट लेवल वो समिट मीटिंग की कोशिश करें। तो गोया के बजाय फौजी रिस्पॉन्स के सारे आसार यही हैं कि इंडिया जो है डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स से इस मामले को डिफ्यूज करना चाहता है। और खुद चाइना की अभी तक मेरी ख्याल में तो पॉलिसी ये है कि चाइना किसी के साथ, हिंदुस्तान के साथ भी जंग नहीं चाहता, ना अमेरिका के साथ जंग चाहता है। पिछले कई सालों से चाइना की एक मुस्तकिल एक पॉलिसी है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया में सुपर पावर की तरफ वो कामयाबी से आगे बढ़े, जैसे कि वो उनको तरक्की हो रही है। इस दौरान में वो चाहते हैं किसी किस्म की जंग नहीं हो जिससे वो एक लिहाज से रास्ता भटक जाएंगे। नहीं, मैं जो मोदी का जो जहन है, इतना एग्रेसिव जहन था, वो आप समझते हैं कि वो चाइना के इस रवैये से अपने आप को, अपना उसका दिमाग जो है अपनी जगह पे आ जाएगा? देखिए, मोदी ने अच्छे खासे ताल्लुकात रखे हैं अपने प्रेसिडेंट शी के साथ। इतनी मुलाकातें हुई हैं, कहा अपने गुजरात ले गए और गले मिल रहे हैं और क्या क्या आपने देखा होगा, बड़े हाई लेवल उनके साथ मोदी के उनके साथ मीटिंग होती रही है। तो ये समझना कि मोदी जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ जो है उसका कोई टकराव है, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से चाइना के हाईएस्ट लीडरशिप को अपना गर्विदा बनाया जाए, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाए। लेकिन जाहिर है ये जो कुछ लद्दाख में हो रहा है उससे मोदी पे बड़ा शदीद दबाव है। इंडिया में लोग उनको ताने दे रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आन के कोई पब्लिकली बयान तक दे सको। तो उसको बहुत, उसके लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। लेकिन अब तक उनकी पॉलिसी यही है कि फौजी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते, बल्कि मुज़ाकरात के जरिए से किसी तरीके से मामले को डिफ्यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि आखिरी बात सवाल है आपका ये कि वहाँ पर जो फौजी किरदार है वो बहुत बढ़ गया है। अभी तक ये था कि हमेशा इंडिया के अंदर कभी भी फौजी किरदार इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन पहली मर्तबा फौज की तरफ से ये बयान आया कि ये जो 4 लाइनी बयान था वो हिदायतनामा था कि इस मामले को उछाला नहीं जाए, क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत ही
बहुत ही खुला डुला है और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। तो उन्होंने ये कहा है कि साहब आप इसको ना फैलाएं, इसलिए कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप इस मामले में कोई चीज़ को उससे ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि जो अपोजिशन है उसको भी मनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किए थे बहुत सारे, उनको साथ में कहा कि भाई देखिए ये कौमी मामला है, उनसे करवाया है उनके जो वज़ीर कानून से कि भाई आप मिलकर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। तो बताइए कि ये जो चेंज आया है इसके अंदर ये प्रिवेल करेगा या ये वक्ती है? मेरे ख्याल में बेइज्जती तो इंडियन आर्मी की भी हुई है ना जी, ना सिर्फ मोदी की हुई है। और मैं नहीं समझता कि आर्मी की तरफ से कोई दबाव है कि मोदी के ऊपर के आप हमें इजाजत दीजिए, हम चाइना को सबक सिखाएंगे। मुझे तो ऐसा कोई असर नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये समझना कि इंडिया की फौज जो है बिल्कुल कमजोर है या कुछ कर नहीं सकती, ये गलत है। उनके पास भी बहुत बड़ी ताकत है। हो सकता है वो इस फिक्र में हो कि किसी और जगह पे, अगर लद्दाख में नहीं तो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, कहीं और अपना मसल दिखाएं, कोई फौजी रिस्पॉन्स करें। क्योंकि इंडिया की फौज की बड़ी बेइज्जती तो हुई है इस वक्त कि बिल्कुल जाहिर है कि चाइना ने काफी इलाके पे कब्जा कर लिया है और ये सिवाय इसके कि बातचीत करो, ये करो, वो करो, कुछ करने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। तो यकीनन इंडिया की फौज में एक जज्बा तो होगा कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करना है, लेकिन बजाय लद्दाख में ऐसा नहीं होने वाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अमीन साहब, आपके मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया जी। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आएंगे, थोड़ी सी कश्मीरी बात करेंगे जी, करेंगे। और जो अमरीकी गुलकारा का नगमा है जी हाँ, वो अपने नाज़रीन को एक क्लिप उसके दिखाएंगे। मुख्तसर सा वक्फा है और नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अगले टॉपिक पे आने से पहले आर्मी चीफ का जो दौरा है काबुल का, वो जो एक क्लिप है हमारे पास, वो दिखा देते हैं कश्मीर के नगमे पे। पहले वो दिखा दीजिए। जी, वो अमरीकी गुलकारा ने जो गाया है और वो तुर्की में उसकी तैयारी हुई। बड़ा हिसाब कमाल की वो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो हमारे चैनल की है वो हम पॉलिसी के मुताबिक बाईपास कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर के से मोहब्बत के इज़हार जी बिल्कुल ये मकसद है। बस 1 मिनट की क्लिप दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। Story can I tell? Which pain here can I say? Every day mine is the same. For my share is only shame. Kashmir is my name. Massacre again and again. Kashmir, death is my fame. Torture, endless torture. Kashmir is my name. Massacre again and again. Kashmir, death is my fame. Endless torture. जी मेरे साहब, ये तो जज्बात का इजहार हो रहा है। अंग्रेजी नगमा इतनी तेजी से वायरल हो रहा है जिससे में भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया गया है। जी बिल्कुल। माई नेम इज़ कश्मीर के ना के टाल से ये नगमा तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले मौसीकार नगमा निगार तरगे एवरन ने लिखा है, जिसकी म्यूज़िक भी उन्होंने खुद तरतीब दी है। कश्मीरी के नगमा अमेरिकी गुलकारा डेला माइल्स ने गाया है, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। डेला ने मई में इस्तांबुल का दौरा किया था, जहां नगमे की रिकॉर्डिंग की गई।
गाने की वीडियो 3 मिनट 14 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसमें मजलूम कश्मीरी अवाम को एहतजाज करते हुए भारत से अपना हक मानते हुए दिखाया गया। तर्क इमरान के मुताबिक नगमा आज़ादी से महरूम दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए नगमे के पेशकार ने यूट्यूब पर वीडियो पर जारी करते हुए लिखा, हम मजलूमों के गानों को बखूबी जानते हैं, कश्मीर के गीत मौत कत्लेआम की बात करते हैं। जी, अब इससे बढ़कर हम ये समझते हैं कि ये जो कश्मीर का जो हमारा कॉज है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि और मैंने इस्लामी ममालिक अरब ममालिक सब पीछे रह गए हैं, तुर्की ने हमारा साथ दिया है, ब्रिगेडियर मसालों ने साथ दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मिर्ज़ा साहब, जनाब वाला आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपको हम ज़हमत दे देते हैं, जिसके लिए हम आपके दिली तौर पर शुक्रगुजार हैं। वेलकम। देखिए, ये आर्मी चीफ का दौरा काबुल हुआ है और उसके बाद हुआ है कि जब ज़ुल्म खलीदात खुद आए थे यहाँ मिलने के लिए, इसका एक तो पस मंज़र बयान फरमा दीजिए कि ऐसा कान में क्या उन्होंने फूका कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे जो है DGI वहाँ पहुँचे हैं और अशरफ गनी को और अब्दुल्ला से जो मुलाकातें की हैं उसमें क्या बातें हुई हैं। हमारे पास भी कुछ इत्तलात हैं, लेकिन हम आपके ज़रिए से सुनना चाहते हैं जी, आपके ज़बानी सुनना चाहते हैं जी। दरअसल ये बड़े अरसे से कोशिश ये हो रही है अमेरिका की कि तालिबान जो है वो जो मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है उनसे डायरेक्टली बातचीत करे, जिसके ऊपर वो तैयार नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद इन्होंने और जो गेमें बीच में खेलते रहे कि अफगान तालिबान के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया, फिर उसके बाद कहा कि जी ये जो तालिबान के कैदी हैं ये जब छोड़ने हैं तो अफगान गवर्नमेंट ने छोड़ने हैं, तो आप अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। उसके ऊपर भी तालिबान ने कोई 1-2 दिन बात की, फिर वहाँ से चले गए और फिर अफगान गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली जो उनके कैदी थे 100 के करीब उनको छोड़ दिया। तो एक मौका बन गया कि जिसमें तालिबान जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत का मौका नजर आ रहा है। और वही जो US के एम्बेसडर है वो आए पाकिस्तान, हमारी आर्मी चीफ से बातचीत की और शायद उनको कहा कि अगर वो बातचीत कर सके अफगानिस्तान में तो वो दूसरे दिन अफगानिस्तान चले गए। तो उसमें अच्छा, जो पाकिस्तान तो अब ये कह रहा है ना, जो अमेरिका के साथ में जो माहिदा हुआ है कि 5000 कैदी हैं तालिबान के, या तो वो छोड़े, तो पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जाकर अशरफ गनी से अब्दुल्ला से यही कहा कि आप छोड़ें। तो उनको कहा कि अगर ये काम अमेरिका ने आपको दिया हुआ है तो आप इसमें फिर देरी न करें, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्ट एंगेजमेंट हो रही है तालिबान के साथ, वैसे तो वो तैयार नहीं है आपके साथ बातचीत के लिए। तो मेरे ख्याल में ये उसको अफगान गवर्नमेंट और जो तालिबान के दरमियान बातचीत का मौका है उसको यकीनी बनाने के लिए ये दौरा था। और इसकी बातचीत जो अफगान उमूर के वो कंडक्टर है वो आए थे और उनने शायद बात की रिक्वेस्ट की और उसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ को दूसरे चले गए और मैं ख्याल में बातचीत की और शायद आगे दिनों में कोई इनकी डायरेक्ट बातचीत जो है वो भी शायद हम देखेंगे कि। अच्छा जी, शाह साहब ये फरमाइए कि अब इससे अंदाज़ा होता है कि भारत का जो अफ़गानिस्तान में असर रसूख को कम हो जाएगा और वो जो इनके सवाल जो कौंसल खाने हैं, जो इनके राह के अड्डे हैं, वो बंद हो जाएंगे, इसके इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, दरअसल इनकी रेलेवेंस अफगानिस्तान की सिचुएशन से कोई नहीं थी, अननेचुरल किस्म की वो बना रहे थे। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंडिया का जो है वो इंटरेस्ट नेग्लिजिबल है। दरअसल अमेरिका तो चाहता था जो इंडिया से वो यहाँ पर जो रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि शायद हम इंडिया को इस्तेमाल करेंगे, चाहे चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अफगानिस्तान में जो उनके मफादात है उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन
भारत जो है वहां पर अपना फौज भेजने को तैयार नहीं था और इसके अलावा वहां पर कुछ पैसे लगाने को तैयार था, वो उन्होंने किया। लेकिन ये जो सिचुएशन चेंज हुई और जिसमें ये नजर आ रहा है कि शायद तालिबान दोबारा पार में आ जाए तो इंडिया का वहाँ इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो जो उनकी एफर्ट है, कोई अमेरिकन की कोई एक तरफ चलते हैं फिर दूसरी तरफ चलते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो बातचीत है अफगानिस्तान में तालिबान की तमाम स्टेक होल्डर से, उसको वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे लाने की जिसमें तालिबान भी हिस्सा होता और ये जो अफगान गवर्नमेंट है जो कि मैक्सिमम अफगानिस्तान में जो वारलॉर्ड्स है ये उनकी गवर्नमेंट है, उनके मुख्तलिफ लोग इनके अंदर वजारतों में है। तो मेरे ख्याल में एक अफगानिस्तान के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं, ये बस वक्त जो है उसको छाप रहे हैं और एक टाइम आ जाएगा जैसे इन्होंने फोर्सी किया हुआ है कि उस जिसमें से एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे 14 महीने बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। और अभी जो अमेरिका में पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें ये जल्दी भी करना चाहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो एफर्ट्स है, जो इनके इकदाम है, वो कोई खास टेंजिबल किस्म की सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा, उधर कोई और फोर्सेस पावर में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में एक कंफ्यूज किस्म की सिचुएशन है। अच्छा जी, एक और बात शाह साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमें तो कोई ये एक जो ऐसी खबर है कि इन्होंने जो अमेरिका के जो शिद्दत पसंद हैं जो आए थे इस्लाम के नाम पर सीरिया में, उनको 10,000 की तादाद में यहाँ अफ़गानिस्तान में लाया गया। और ये कहा जाता है, कुछ हल्के ये कहते हैं, मैंने हल्के तो नहीं कहते बल्कि जो आम आदमी हैं पश्तून, वो ये कहते हैं कि तोरा बोरा के अंदर इनको रखा गया है। और ये फिर ये जिस वक्त तालिबान की हुकूमत होगी या पाकिस्तान जब मजबूती की तरफ बढ़ेगा तो ये फिर हमले पाकिस्तान पर और उन पर कराएंगे। इसकी क्या यानी कोई इसमें सदाकत है? दरअसल ये बहुत पुरानी स्टोरी है। जब इनिशियली आईएस की वहां पर पता चला तो ये बताया गया कि कुछ फ्लाइट उस तरफ से आई है और तोरा बोरा में कुछ लोगों को उतारा गया है। और बाद में लोगों ने कहा कि आईएस है, और आईएस जो है वाकई जिंदा की गई है अफगानिस्तान में, और शायद तालिबान के स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए उन्हें इस्तेमाल की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे एक जो खतरा समझा जाता है जो कि वो ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद एक किस्म की सिविल वॉर शुरू होगी। तो उस सिविल वॉर में ये जो आईएस है इससे वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मुकाबला करें। मेरे ख्याल में वो मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल ये जो आईएस है इसमें भर्तियाँ की गई है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन जो तालिबान की जो स्ट्रेंथ है कि वो इलाके के ऊपर मुश्तमिल होती है, इलाके के लोगों के ऊपर, और वो जो अफगानिस्तान के कुछ मकसदात है उनको लेके चले हैं। तो इस तरह बेमकसद किसी कुव्वत का जैसे आईएस है जिनका किसी खास इलाके से ताल्लुक नहीं है, लोग है भर्ती किए हुए हैं, उनको पैसा मिलता है, तो एक जंग की सूरत हाल में वो कंफ्यूजन जरूर पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनका कोई खास वो क्या गेन कर सकेंगे ये मुश्किल है। नहीं, जैसे अब वो खुद कुछ धमाके कर लें, ये तो कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। जो जंग होगी ना वो जंग भी में भी ये हिस्सा लेंगे और तालिबान उनका मुकाबला करेंगे और उनको नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन एक जंग, एक सिविल वार की कैफियत में तेजी ला सकते हैं, उनका ये हिस्सा होंगे जरूर। लेकिन उसमें से कुछ शायद निकलने का कि ये कोई ताकत में आ जाएंगे किसी खास, ये एक बेमकसद सी फौज है
इराक में भी उन्होंने कत्ल गारत में हिस्सा लिया है, बाकी तो कोई अचीव तो नहीं किया है। और अफगानिस्तान तो वहाँ पर ये प्रॉपर फोर्सेस है जो कि लड़ रही हैं। इसमें इस किस्म का फौज जो है ये सिर्फ अमेरिका का आइडिया हो सकता है, जो कि अफगानिस्तान को वो न समझे हैं और न समझने की कोशिश की है। ठीक बात है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि इलाके के लोग नहीं हैं तो बाहर के लोग हैं तो आसानी से वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जी, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस वक्त अमेरिका यानी तेज़ी से जहाज तो रहा है, देखिए जो अड्डे तो अपने रख रहा है, तो अब अड्डे फिर किस तरह से इसके मेंटेन होंगे? दरअसल यही एक डार्क पॉइंट है कि क्या तालिबान ने उनके साथ एक भी किया है कि वो रखेंगे। अगर वो रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनका आइडिया था कि वो अपने फोर्स को कम करेंगे, वो यहाँ से जाएंगे नहीं, कुछ लोग रखेंगे। यानी अगर अभी 14,000 वो कहते हैं तो ये 8,000 रह जाएंगे और फिर उनके अड्डे यहाँ पर रहेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई खास हल नहीं है। जो अमेरिका चाहता है कि वो इस इलाके से निकले, ये उनका इंटेंशन है। यही इंटेंशन उन्होंने पाकिस्तान को भी बताया था कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ पर अड्डे रहते हैं तो ये अड्डे जो है उनके ऊपर हमले हो सकते हैं और उनको एंगेज रखा जा सकता है। मेरे ख्याल में ये वो हल नहीं है जो वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से चले जाएंगे। क्योंकि एक ये है कि जैसे कोरिया की सिचुएशन है, साउथ कोरिया की, वहां से ये गए नहीं है जब भी आए हैं। क्या उस तरह का मॉडल इनके माइंड में है कि वो अफगानिस्तान को रखेंगे? अगर वो रखना चाहते हैं तो काफी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एक ऑप्शन उनके पास ही मौजूद है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि ये जो अब्दुल्ला और ये जो अशरफ गनी के दरमियान में जो टसल है, इसको किस तरह से हम अपने हक में मोड़ सकते हैं? दरअसल पाकिस्तान को वहां पर करने की जो है वो कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना कोई वजह हो सकती है कि हम अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है इससे पाकिस्तान अपने आप को बचाए, और जो उन्होंने स्ट्रेटजी रखी थी कि पहले अपने बॉर्डर को मजबूत करे, फिर बॉर्डर के साथ जो इलाका है उसको मजबूत करे, और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में जो उनके मॉल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। ये प्लान, ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने की है। जब पाकिस्तान को कहा जाता है, जैसे हमारे आर्मी चीफ है कि जी आप हमारी मदद को, तो किसी भी मुस्बत एग्जाम को पाकिस्तान सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं होगा, अफगानिस्तान में कोई कुव्वत नहीं भेजेगा। अफगानिस्तान में जो है वो जो सिचुएशन है उसको हल करने के लिए जो मदद हो सकती है वो करेंगे, लेकिन अपनी दिफा को अपने बॉर्डर तक ही रखेंगे। अच्छा जी, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, अब वो क्या वो बहुत कमज़ोर हो गई है या अभी भी इंटैक्ट है? कमज़ोर हो गई है। इंटैक्ट तो है, उनके ग्रुप्स मौजूद है, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है, और वो जो भी उसको इस्तेमाल करना चाहता है वो पैसे लगाए और इस्तेमाल करे। जैसे ये वजीरिस्तान के सामने जो है वो एक कारी साहब है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन रा और अफगानिस्तान की जो सीडीएस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक पैसे देंगे वो कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ डालेंगे, लेकिन जब भी पैसा नहीं होगा वो अपने मौत आप मर जाएगा। अरे जी, आखिरी सवाल ये है कि कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट है अफगानिस्तान पर? अफगानिस्तान के ऊपर जो है काफी इफेक्ट है, लेकिन चूंकि वहाँ आबादी कम है और डिस्पर्स है तो उस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाका है, डिस्पर्शन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बहर सूरत वो है। हमें नजर आता है जो हमें बॉर्डर के ऊपर तोरखम और चमन के साथ लोग आ रहे हैं तो उनमें ये बीमारी है, लेकिन शायद इतनी ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में जो ज्यादा आबादी वाले ममालिक है जैसे इंडिया है
और पाकिस्तान है, इनको ज्यादा इफेक्ट करेगा बनिस्बत अफगानिस्तान के। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम महमूद शाह साहब, आपका इंतहाई मशकूर हैं कि आपने जी। वक्त दिया। अच्छा, बहुत से अहम बातें हुई, वो उसका जिक्र आपने कर दिया उनके साथ। क्या यहाँ से जो महाजरीन की वापसी है उस पर आर्मी चीफ ने अभी अभी जाहिर है कि जब तक वहाँ अमन नहीं होगा, यहाँ पे तालिबान नहीं जाएंगे, उस वक्त तक तो नहीं हो सकता दैन। अच्छा 5,000 ये- कैदियों का मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5,000 वो छुड़वा लेंगे, ये जी। मेरे ख्याल में उन्होंने ये फैसला कर दिया है, वो करवा लिया है शायद। और उनको बहुत सी बातों का यकीन दिलाया कि भाई आपका जो हमारा मेरे तिजारत का ख्याल मामला में है। ये जो गए हैं ये कोई छोटा मोटा डेलीगेशन तो था नहीं ना, जी बहुत ताकतवर डेलीगेशन था। अब ये देखिए छोटे भैया हैं अशरफ गनी साहब जैसे आदमी एक ज़माने में ये कहते हुए सुने गए कि देखो पाकिस्तान के ऊपर हमने अभी हर लोग ये हमारे पास आते हैं। हाँ हाँ, भाई यहाँ आपको से- आप हमारे भाई हैं, हम आपके पास आ जाते हैं तो आप ये मत समझें कि भाई हम कोई थर्ड क्लास लोग हैं, छोटे भैया हैं। और आपके मसले के हल के लिए आप जा रहे मसले हैं। आ रहे हैं क्योंकि जी। आप हमें अजीज़ हैं, आपका खून बहा है, आप क्यों अपना आप खून बहाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? तो हम आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं, आप उल्टा हमारे हमें ताने देते हैं इंडिया के पिट्ठू बनकर। तो आपको इंडिया का पिट्ठू बनना अब अच्छा लगता है और अभी या कुछ रणजीत सबक सिंह की हुकूमत को अच्छी लगती है आपको? आप जो रणजीत सिंह की हुकूमत भी तो देखी ना जो बातें मिलाते हो इतनी कि हाँ हम पे कोई हुकूमत नहीं कर सकता, आप पे की ना तुम्हारे पर। अभी तालिबान अगर आ रहे हैं, आपके इतनी मुजाहिद उन्होंने जद्दोजहद की है तो उनको आप पूरा मौका दें। आप रोड अटका रहे हैं, कहते साहब हमारे अपनी फ़ौज है। भाई फ़ौज में आपकी है, लेकिन एक जो अवामी विल है वो तो अफ़गानियों की अपनी सबकी मुश्तरका है ना जी। वो चाहे वो उज़्बेक हो या जो ताजिक हो या हज़ारा हो, तो सबकी विल तो एक है ना, ये पश्तून हो, जी। सबकी विल एक है कि हम अफगानिस्तान को आज़ाद रखना चाहते और हमारे आर्मी चीफ ने भी ये बात की कि तमाम कौमियतों को का हिस्सा है और सब स्टेक होल्डर जो हैं। है। बिल्कुल हम तो भाई यही चाहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान वैसा ही रहे जैसा का है। जी उनकी ताकत वो हमारे बाजू हैं, हमारे भाई हैं। हमने जो मदद कर सकते थे की, जहाँ नहीं कर सकते थे हमने नहीं की उसकी। अगर हमसे कोई गलती भी हुई तो उसकी हम मदद चाहते हैं। इस लिहाज से कि जाहिर है कि वो उस वक्त में जो ज़माना था जब हम मजबूर थे कि साहब हम पर हमला हो रहा था, तो फिर हम नहीं कर सके। और गलती उनसे भी, उन्हें भी इतराक हुआ इसका। हाँ गलती उनसे हुई, उस वक्त वो मामले को सियासी तौर पे नहीं संभाल सके। जी अच्छा, मेरे साहब आ जाए अब आखिरी टॉपिक है ये कोरोना की वबा। और कल जो वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया, वो खिताब पिछले खिताब की तरदीद था। भाई जैन साहब बात ये है कि हमारे भाई जो इमरान खान साहब हैं, ये बेचारे बहुत ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनके पास बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। इनके पास बेसिक मतलब ये कि ये मिसाल के तौर पर हमें जब बच्चे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कैलकुलस में या मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में कि प्रोजेक्शन क्या होता है। जी प्रोजेक्शन ये है कि आपने अगर ये ट्रेन जा रहा है, आपका एक चीज़ जा रही है, बीमारी जा रही है, या आपका एक आदमी जा रहा है इस तरफ जा रहा है, तो ये हम देखते हैं कि ये पहाड़ पर कितने घंटे में चढ़ेगा, तो वो हम देखते हैं। और वहाँ जब पहाड़ पे पहुँचेगा तो कब क्या टाइम होगा। तो ये प्रोजेक्टेड एक तरीका होता है कि आपको ये फील हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है जो भी जहन रखते हैं कि ये आदमी इतना सफ़र करेगा और इस हिसाब से जा रहा है, इतने जगह पे पहुंचेगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जी। इसी तरह से जब सियासत में आप आते हैं तो आप ये प्रोजेक्टेड उसमें बताते हैं कि भाई ये वबा है, इस वबा को अगर हमने इस तरह से डील किया तो ये नुकसान होगा। 10 किस्म की आप उसकी थ्योरी बना सकते थे, 10 किस्म की आपके पास आपकी ब्रीफिंग हो सकती थी, और आप ब्रीफिंग के बाद में फिर आपका फैसला ये होना चाहिए था कि आपको उससे कहते हैं कि भाई जो सारी ब्रीफिंग दे दें कि ये हो तो ये हो, क्या होगा, ये होगा क्या होगा। पहली बात तो ये कि आपको कमांड देनी आनी चाहिए थी कि आपको मालूम होना चाहिए था कि भाई अगर हम इस तरह से करें, मुकम्मल लॉकडाउन करें तो क्या होगा। साहब मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो हमें ये होगा कि हमारा भूखा जो गरीब आदमी रोज़मर्रा काम करता है वो मर जाएगा। तो उन्होंने बहरहाल उसके लिए तदाबीर की कि साहब उन्होंने 12,000 रुपये वो जो देते थे, 4,000 रुपये महीना देते थे, उसको इकट्ठा 3 महीने का पैसे दे दिए, उनको 12,000 दे दिए। वो ठीक काम होगा, आपने कर दिया। अब उसके अंदर भी आपने ख्याल नहीं किया कोरोना वायरस की दूरी का, वो एकदम से लोग बाग टूट पड़े, क्योंकि 12,000 इकट्ठे किसी गरीब को मिलना बड़ा मसला होता है। दादू को आपने देखा, जगह जगह आपने देखा सारे प्रॉब्लम हुए।
फिर आपके बाद में आपको ये होना चाहिए कि साहब अगर ये बात तो आपने अच्छा कर दिया, 3 महीने के लिए उनको रिलैक्स कर दिया, अब गरीबों को, अब इसके बाद में आपका जो रोज़मर्रा का दिहाड़ीदार था उसको क्या करें। तो फिर वो जो बहुत से लोग थे यहाँ पर कराची में, तो वो उन्होंने बाप में दूसरे लोगों में अपने हर एक ने, और इस्लामाबाद में भी हमारे लोगों ने जो 2 सबाब थे हमारे, जो फ़ौज के लोग भी थे, उन्होंने सब ने मिलकर वहाँ पे जो लोगों की जो मदद, जो लोग भी लाकर जाते मदद, उन्होंने मदद की जाकर और बेतहाशा की है, दिल खोल के की है। जो एक पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज़ है ये कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब आपको ये देखना चाहिए था कि भाई ये मिडवे क्या है कि जहाँ पर हम कम से कम हमारे तादाद हो अमवात की, और कम से कम हमारे कोरोना वायरस के लोग हों, और कम से कम हमारे गुर्बत की वजह से या भूख की वजह से आदमी मरे। वो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट आपको तलाश करना चाहिए था। अगर वज़ीर आज़म थे वो आपको लेना चाहिए था, वो फैसला उस वक्त के मुताबिक आपको उस वक्त फैसला कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि आप रोज़ बदलते हैं कि मार्केटें बंद करेंगे, फलाना करेंगे। हमने आपसे ये कहा था कि देखिए आप रमज़ान के दिनों में मार्केटें बंद को खोलें, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि सिंध की हुकूमत ने ये कहा कि जब अगर मरकज़ ने ये फैसला किया है तो वहाँ से अपने पूरी पुलिस को हटा दिया, नॉन कॉपरेशन किया पूरी सिंध ने। तो यहाँ पर इनके ऊपर आपको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जब आपको तारिक रोड आपने खोला था तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए था कि वो सोशल डिस्टेंस रह रहा है या नहीं रह रहा, तो पुलिस वहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, वो आपने खड़ी नहीं की, वो उसने नहीं की कि सिंध की हुकूमत के पास है। जब नहीं की थी तो अब 18वीं तरमीम पे लोग मैंने मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इस वक्त वो जो कॉन्फ्रेंस की कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, जो बैठा जो भुट्टो जो बैठा है, ये जो इसका भी तो हिसाब किताब बाकी है ना, ये तो इसको कहाँ छोड़ा जाएगा। जो निसार खोड़ो है, निसार खोड़ो जो है इसको कैसे छोड़ा जाएगा, निसार खोड़ो को भी तो ज़ाब्ता में लाना पड़ेगा ना। ये 18वीं तरमीम की जो बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम को 18वीं तरमीम बेसिकली गलत है। ये सूबों ने मुल्क नहीं बनाया था, ये एक लोगों ने मुल्क बनाया था। तो ये तरमीम आपकी गलत आपने पास करवाई है, आपने धोखाधड़ी से पास करवाई है। हम आपसे ये कहते हैं कि इसके जवाब में कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि ये आपकी गलत आपकी है। 18वीं तरमीम के मुताबिक में जो भी पाकिस्तानी लोग हैं वो एक कॉन्फ्रेंस करें। सबसे पहले तो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए इस पे। नहीं, वफाकी हुकूमत इसलिए कमजोर है कि वो नहीं ले सकती है। अच्छा, आवाम उठे, गलत है आप, आप क्या करेंगे, हम इनको ये फैसला दे देंगे कि हमें कत्ल करेंगे सिंध हुकूमत। जिस तरह के इन्होंने निज़ाम बनाया है, इन्होंने जो सारा का सारा इंटीरियर सीन ला के यहाँ भर दिया कराची के अंदर, ये तो एक सिविल वार की कैफियत पैदा कर दी इन लोगों ने, और किसी वक्त भी कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये समझने, ये आपको इजाज़त दे देंगे, आपको अथॉरिटी इस बात की चाहिए, नहीं देंगे हम आपको। अब आप देख लीजिए तमाशा। मुल्क की सलामती जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना चाहिए इस पे कि क्या कर सकते हैं। मुल्क की सलामती के वाले लोग तो अफगानिस्तान जाते हैं ना, अभी तो इधर अभी तो तवज्जो नहीं है। चलिए आ जाएगी ऐसे ऐसे। अब मुझे कहा जा रहा है वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।